हरिओम तत्सत। यह धनु लग्न की कुंडली है। सबसे पहले हम सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में 9वें भाव के स्वामी है, यानी भाग्य की, उच्च शिक्षा की, धर्म के स्वामी है, जो कि एकादश भाव में आमदनी के घर में नीच राशि में विराजमान है। सूर्य भाग्य भाव के स्वामी होके यहाँ नीच राशि में अपने विराजमान है और यह केतु के साथ विराजमान है और इस पर राहु की दृष्टि भी है। हालांकि राहु और केतु कमजोर है, परंतु सूर्य जो है एकादश भाव में जाकर राहु केतु से पीड़ित है, जिसके कारण आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आमदनी सही प्रकार से नहीं होती है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी परेशानी होती है, भाग्य की उन्नति में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, धर्म का पालन ठीक से नहीं कर पाते। हालांकि सूर्य यहाँ से जब पंचम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, परंतु सूर्य कमजोर है, पीड़ित है, जिसके कारण श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है और आमदनी में परेशानी होती है। अतः यहाँ सूर्य का मंत्र जाप करें, प्रबल करें, राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करें। चंद्रमा इस कुंडली में अष्टमेश है, यानी आयु के स्वामी है, और चंद्रमा को अकारक नहीं होते हैं, अष्टमेश का दोष भी नहीं लगता है और मारक भी नहीं होते हैं। तो चंद्रमा यहाँ देखिए तृतीय भाव में शनि के घर में विराजमान है, परंतु शनि स्वराशि में विराजमान है, परंतु चंद्रमा के साथ विराजमान है। तब चंद्रमा शनि के साथ विराजमान है और इस पर केतु की दृष्टि भी है, यानी कि तृतीय भाव में चंद्रमा जाकर जो है कमजोर भी हैं, 0-4 अंश के हैं, और केतु से और शनि से चंद्रमा पीड़ित हो गए, तो जिसके कारण भाई बहन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, मतभेद होता है, मानसिक परेशानी भी हो सकती है और सीने से संबंधित भी प्रॉब्लम हो सकती है, और स्वास्थ्य एवं आयु में कठिनाई एवं परेशानी होती है। तब स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा असर इसका पड़ता है। इसलिए यहाँ चंद्रमा का मंत्र जाप करें, सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और केतु शनि से संबंधित उपाय करना आवश्यक है। मंगल इस कुंडली में पंचमेश है, यानी पंचम भाव के स्वामी है, द्वादश भाव के स्वामी है। मंगल इस कुंडली में त्रिकोण के स्वामी है, कारक है, और द्वादश भाव के स्वामी है तो कुछ अकारक भी है। और मंगल आय भाव में विराजमान है 14 अंश के, बिल्कुल मजबूत है, यानी पंचमेश और व्यवेश जो है आय भाव में विराजमान है। इसका अर्थ हुआ कि विद्या बुद्धि एवं बाहरी स्थानों के संपर्क के माध्यम से आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। यहाँ से मंगल दृष्टि डाल रहे हैं द्वितीय भाव में, तो धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है। पंचम भाव में स्वयं के घर में दृष्टि डाल रहे हैं तो विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। और अष्टम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, नौकरी में सफलता प्राप्त होती है। परंतु यहाँ हमें एक बात और ध्यान देना जरूरी है कि मंगल जो है वह राहु केतु से पीड़ित है। हालांकि राहु केतु बहुत कमजोर है, अंशात्मक दूरी भी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि परेशानी नहीं होगी, परेशानी होती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि अंशात्मक दूरी होने के बाद, कमजोर होने के बाद भी राहु केतु परेशान करते हैं। और जैसे मंगल सूर्य के साथ विराजमान है, सूर्य 6 अंश के हैं और मंगल जो है वह 14 अंश के हैं, तो यहाँ पर इनको जैसे कि अस्त भी माना जाएगा, क्योंकि मंगल और सूर्य में यदि 17 अंश की दूरी होती तो अस्त नहीं होते, लेकिन यहाँ अस्त भी माना जाएगा, पीड़ित भी माना जाएगा, इसलिए मंगल से संबंधित लाभ में परेशानी भी होगी। तो यहाँ आपको मंगल का मंत्र जाप करें, चांदी का छल्ला धारण कर सकते हैं, राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। बुध जो है इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी है और दसम भाव के स्वामी है, और बुध जो है यहाँ देखिए एकादश भाव में विराजमान है। तो एकादश भाव में विराजमान होने के कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, पत्नी के माध्यम से भी आमदनी के योग बनते हैं, पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। परंतु यहाँ देखिए बुध जो 9 अंश के हैं, सूर्य 6 अंश के हैं, तो पहली बात कि बुध 9 अंश के हैं तो बहुत ज्यादा प्रबल नहीं कहा जाएगा, और इन दोनों में जो है 13 अंश से बहुत कम मतलब कि अंश की दूरी है, इसलिए यहाँ बुध को भी अस्त माना जाएगा। इसलिए रोजगार, पत्नी, वैवाहिक जीवन से संबंधित और आमदनी से संबंधित लाभ प्राप्त करने के लिए बुध को प्रबल करना आवश्यक है, तभी जाकर श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो पाएगा।
गुरु इस कुंडली में लग्नेश है, चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव में विराजमान है 18 अंश के। बिल्कुल अंश बल में तो मजबूत है और वक्री भी हैं, यानी कि बहुत ज्यादा मजबूत है। गुरु यहाँ पर विराजमान होने के कारण विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। और यहाँ से जब नौवें भाव में दृष्टि डालेंगे तो भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है। एकादश भाव में दृष्टि के कारण आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। और लग्न में दृष्टि डालेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। ये तो गुरु का फलादेश हो गया, परंतु गुरु के विषय में और भी बातें जाननी आपको आवश्यक है, क्योंकि पहला बार गुरु राहु के साथ विराजमान है। फिर वही बात मैं बता रहा हूँ कि 18 अंश के हैं, 1 अंश के हैं, अंशात्मक दूरी बहुत ज्यादा है, परंतु फिर भी कम या ज्यादा परेशानी होगी जरूर। यह है कि अंशात्मक दूरी जो ज्यादा है और अंश बल में कमजोर है तो कम परेशानी होगी। और दूसरी बात कि पंचम भाव में गुरु को निष्फल भी माना जाता है, तो इसलिए यहाँ पर गुरु भले ही आपको मजबूत दिख रहे हो, परंतु गुरु का रत्न धारण करने की तो आवश्यकता नहीं है, परंतु इनका मंत्र जाप इत्यादि और भी जो उपाय बताए गए हैं वह करना जरूरी है, ताकि गुरु से संबंधित जो शुभ फल आपको प्राप्त हो। और राहु केतु का तो खैर उपाय करना ही है। शुक्र इस कुंडली में आय भाव के स्वामी है, षष्ठ भाव के स्वामी है, अकारक होते हैं एक तरह से, लेकिन आमदनी के लिए तो अच्छे योग होते हैं। और सूर्य के घर में विराजमान है, इसलिए कुछ कठिनाइयों के साथ भाग्य की उन्नति होती है और आमदनी के भी योग बनते हैं। और तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। तो शुक्र से संबंधित कोई विशेष आपको मंत्र जाप इत्यादि करने की जरूरत नहीं है, सामान्य जो उपाय बताए गए हैं आपको वह उपाय करना है। शनि इस कुंडली में धन के स्वामी है, द्वितीय भाव के स्वामी है और तृतीय भाव के स्वामी है, और शनि स्वराशि में विराजमान है। तो शनि यदि स्वराशि में विराजमान है यह तो बहुत अच्छा योग है। इसका मतलब तो यही हो गया कि धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है, पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। परंतु सूर्य का अकेले शनि का अकेले का यह फलादेश है कि, लेकिन शनि के साथ चंद्रमा भी तो विराजमान है, तो जिसके कारण धन एवं कुटुंब के सुख में तो प्राप्त होगा, भाई बहन का सुख भी प्राप्त होगा, परंतु उनमें भाई बहन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी भी होगी। और शनि स्वास्थ्य एवं आयु के स्वामी है, और चंद्रमा जो है वो स्वास्थ्य एवं आयु के स्वामी है, और चंद्रमा का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। इसलिए चंद्रमा के साथ शनि विराजमान होंगे तो स्वास्थ्य आयु में भी परेशानी होगी और भाई बहन से मतभेद भी होगा। हालांकि अपने घर में है तो भाई बहन का सुख भी प्राप्त होगा, धन कुटुंब का सुख भी प्राप्त होगा, लेकिन चंद्रमा को पीड़ित कर रहे हैं तो वह परेशानी भी लाभ के साथ साथ होगा। इस दोनों बात को आपको ध्यान रखना जरूरी है। अब यहाँ से शनि दृष्टि डालेंगे, देखिए पंचम भाव में, तो यहाँ विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है। और नौवें भाव में दृष्टि डालेंगे तो भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में परेशानी होती है, धर्म का पालन ठीक से नहीं कर पाते हैं। और द्वादश भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से कुछ परेशानी भी होती है, खर्च अधिक रहता है। तो इसलिए यहाँ शनि से संबंधित आपको दान एवं उपाय करना है। बस इतना समझ लीजिए कि शनि से संबंधित दान एवं उपाय करना है, शनि का रत्न आपको बिल्कुल भी धारण नहीं करना है। स्वराशि में है, उसके बाद भी किस प्रकार चंद्रमा को पीड़ित करने के कारण जो परेशानी के योग बन रहे हैं वह भी मैंने आपको बताया, और दृष्टि डालकर क्या परेशानी के योग बता रहे हैं यह भी आपको बताया। राहु यहाँ पंचम भाव में विराजमान है, जिसके कारण विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है, भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर मंगल और सूर्य, हालांकि बुध को राहु ज्यादा पीड़ित नहीं करते, लेकिन सूर्य और मंगल पर दृष्टि के कारण आमदनी प्राप्त करने में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और सूर्य मंगल भाग्य के और विद्या बुद्धि संतान के स्वामी हैं, तो इनमें भी परेशानी होगी। लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है। तो राहु से संबंधित आपको दान उपाय ही करना है, राहु को प्रबल नहीं करना चाहिए, कमजोर है तो यह अच्छा है कि ज्यादा परेशानी नहीं करेंगे। केतु यहाँ मंगल और सूर्य के साथ विराजमान है, तो जिसके कारण आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार अचानक लाभ प्राप्त होगा तो अचानक नुकसान भी हो जाता है। और केतु यहाँ से शनि एवं चंद्रमा दोनों पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण भाई बहन के सुख में भी परेशानी होगी, धन कुटुंब के सुख में भी परेशानी होगी, स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मानसिक परेशानी भी बनी रहती है। और यहाँ से केतु जब पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे तो विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होगी, और सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो वैवाहिक जीवन के सुख में भी कुछ सामान्य कठिनाई एवं परेशानी होती है। तो इस प्रकार आपको सारे फलादेश
समझा दिए गए हैं और आपकी कुंडली में विस्तार से फलादेश बताए गए हैं, उसके उपाय भी बताए गए। कई बार यहाँ मुझे बोलने में किसी ग्रह जैसे चंद्रमा है तो मुंह से सूर्य निकल गया, तो आप उसको समझने का प्रयत्न करें, कई बार गलती से ऐसा हो जाता है। लेकिन आपकी कुंडली में जो फलादेश लिखे रहते हैं वह पूरा 2-3 बार निरीक्षण करके बताया गया रहता है, तो आप उसको देखें, समझें और जीवन में आगे। हरिओम तत्सत।